दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो जो है हमारा वो कक्षा 10 से रिलेटेड है, हिस्ट्री, इतिहास से संबंधित है। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं, नेता हैं, आंदोलन है और जो प्रभाव है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा और वो भी एनसीईआरटी से रिलेट करके बताया जाएगा। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ के उसके बाद से मैं इसका सारांश निकाली हूँ एकदम आसान भाषा में कि आपको कैसे समझाया जा सके, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा टफ है। उसके बाद से आप समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मैं जितना आसान से आसान भाषा हो सकता है आपको बताने की कोशिश करूँगी। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बिना किसी डाउट के आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगी आपको समझाने में, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, देखिए पहली बात तो ये, इसमें जो घटनाएं हैं, मुख्य नेता हैं, आंदोलन और प्रभाव, सब कुछ एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। जो भी घटनाएं हैं, इसको मैं इसलिए बता रही हूँ, जो घटनाएं हैं, मुख्य नेता हैं और आंदोलन है, ये आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। इसीलिए मैं बार बार इसको दोहरा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में जाए कि हाँ, ये घटनाएं और मुख्य नेता, आंदोलन में सब कुछ पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहले आपको ये पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रवाद होता क्या है, मतलब राष्ट्रवाद क्या था। राष्ट्रवाद यहाँ पे बार बार ये शब्द आ रहा है, तो क्या है ये राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ है कि अपने देश के प्रति प्रेम, ठीक, एकता और स्वतंत्रता की भावना, यानी कि अपने देश के प्रति जो हमारी एकता है, स्वतंत्रता है, भावना है, उसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, सामान्य अर्थों में अपने देश के प्रति, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और स्वतंत्रता की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद अब इस संदर्भ में जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, उस संदर्भ में आप देखिए क्या है। 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और इतिहास को बचाने और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए जागे का मतलब यहाँ पे अवेयर हुए, ठीक है, जागरूक हुए। अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को बचाने के लिए, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए, यानी कि वो स्वतंत्र नहीं थे उस समय। जो यूरोप 19वीं शताब्दी में जो यूरोप के लोग थे, वो राष्ट्र को बनाने के लिए जागे का मतलब यहाँ पे जागरूक हुए, ठीक है। जागरूकता से यहाँ लिया गया कि जागे का मतलब जागरूकता से लिया गया है कि अपनी संस्कृति को हम कैसे बचाएं, ठीक है। दूसरा स्टेज ये आता है यहाँ पे, सबसे पहले जो है दूसरा स्टेज है फ्रांस और राष्ट्रवाद की शुरुआत। राष्ट्रवाद का हम बताए हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, ठीक। उसके बाद से जो हमारा प्रेम है, स्वतंत्रता है, उसके प्रति राष्ट्र से लिया गया है, ठीक। जो फ्रांस और राष्ट्रवाद की शुरुआत, देखिए राष्ट्रवाद का मतलब हम इसीलिए आपको समझा दिए हैं पहले ही कि होता क्या है ये। और देखिए यहाँ पे फ्रांस और राष्ट्रवाद एक साथ आया है, यानी कि फ्रांस और राष्ट्रवाद की शुरुआत, फ्रांस में कैसी राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, इससे इस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिया गया है। चलिए, इसीलिए मैं पहले आपको राष्ट्रवाद का मतलब बता दी हूँ ताकि किसी भी बच्चे को ये डाउट नहीं हो कि क्यों राष्ट्रवाद यहाँ पे आया है और फ्रांस के साथ क्यों आया है, ठीक। तो फ्रांस को ज़रूरत होगी राष्ट्रवाद की। अब देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की बीज बोया। जो 1789 का सन था, ईयर था, उसमें जो फ्रांसीसी जो क्रांति है, उसमें राष्ट्रवाद की बीज बोई गई थी, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम, ठीक, स्वतंत्रता, इसके प्रति बात की गई थी, ठीक है। तो क्यों की गई थी, क्यों ऐसा हुआ कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। और सबसे पहले देखिए कि इस क्रांति के जो नारे क्या थे, स्वतंत्रता था, समानता था और बंधुत्व था, ठीक है। क्रांति का नारा क्या था, इसको मैं इसलिए पहले बता रही हूँ क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति जो है, फ्रांस की क्रांति के समय नारा क्या था वहाँ का। तो नारा क्या था, 3 नारे थे, ठीक है, 3 थे। पहला था स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता था, और दूसरा क्या था, समानता था, और तीसरा क्या था, बंधुत्व था, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है।
याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। आपको हो सकता है अति लघु में पूछ ले या फिर एमसीक्यू में पूछ ले, कोई गारंटी नहीं है, किसी में भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, अति लघु में पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि क्या क्या नारे थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि जो नारा उस समय चल रहा था, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, तो उस समय जो नारे दिए जा रहे थे कि हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व चाहिए, हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व चाहिए, इस तरह के नारे दिए जा रहे थे फ्रांसीसी क्रांति में। फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। आपको ये बता दिए हैं, ये भी याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यूपी बोर्ड में कि फ्रांसीसी क्रांति किस साल में हुई थी। तो आपको ये बताना है कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी। और आगे देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई, जनता ने राजा के निरंकुश शासन और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। यानी कि वहाँ का जो राजा था, यानी कि जनता वहाँ परेशान हो चुकी थी राजा से। निरंकुश शासन था, यानी कि कोई राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, किसी चीज़ से, जनता से कोई मतलब नहीं, अपने मन का काम करना, निरंकुश शासन और सामाजिक असमानता के खिलाफ, जो सामाजिक असमानता फैली थी उसके खिलाफ कोई संघर्ष नहीं था, राजा की कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, राजा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। ठीक, इसके बाद देखिए, फ्रांस में राजा की शक्ति कम हुई और जनता की भागीदारी बढ़ी। यानी कि जो राजा था वहाँ पे इतना निरंकुश राजा था कि जनता वहाँ पे परेशान हुई, अपना क्रांति स्टार्ट किया। क्रांति में 3 नारे दिए गए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया, और उसके तहत जो राजा को हटाने की कोशिश की गई, उसमें फ्रांस की राजा की शक्ति कम हुई और जनता की भागीदारी बढ़ी। ठीक है, क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत पर नया संविधान बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, राष्ट्रवाद के बाद संविधान बना, और इसी में फ्रांस की आज़ादी मिली और पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैल गया। ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि फ्रांस की जो क्रांति हुई उससे पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैली थी। ध्यान दीजिएगा, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैली, और नेपोलियन बोनापार्ट ने इस विचार को पूरे यूरोप के अन्य देशों तक फैला था। कौन फैलाया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने फैलाया था। ठीक, फ्रांस की क्रांति हुई, क्रांति में 3 नारे दिए गए। कौन कौन से नारे दिए गए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे दिए गए। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। उसके बाद से देखिए कौन फैलाया था पूरे यूरोप में जब फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति होने के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव यही पड़ा, सबसे बड़ा प्रभाव, कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैला, कि यानी कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैला, कि सभी देश मांगने लगे कि हमें भी अपना संविधान चाहिए, हमें भी अपना जनता के हाथ में, जनता यानी कि संविधान रहे, संविधान के अनुसार राष्ट्र का निर्माण हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेपोलियन का प्रभाव। नेपोलियन का क्या प्रभाव था? तीसरा है ये, नेपोलियन का क्या प्रभाव था? यहाँ नेपोलियन आया, नेपोलियन का प्रभाव हम देखते हैं कि क्या था नेपोलियन का प्रभाव। देखिए, नेपोलियन के प्रभाव देखेंगे। नेपोलियन ने कई सुधार किए, जैसे कि कानून, कर व्यवस्था और प्रशासनिक एकता बनाई। ठीक है, क्या क्या काम किए, सुधार किया? कानून के संबंध में, यानी कि लॉ में, कर में, टैक्सेस में जो व्यवस्था है उसको नेपोलियन ने किया, और प्रशासनिक एकता किया। लेकिन उनमें से कई देशों पर कब्जा कर लिया था, जिससे लोग उससे नाराज़ हो गए थे। ठीक है, क्या किया नेपोलियन ने? तो कई सुधार किए थे। ठीक है, कई सुधार किए, जैसे कानून के संदर्भ में, कर के संदर्भ में, प्रशासनिक एकता के संदर्भ में। लेकिन इसकी जो कमी क्या थी, इसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? वो कई देशों पर कब्जा करने लगा था, जिससे वहाँ की जनता क्या हो गई? रुष्ट हो गई, और रुष्ट होने यानी कि नाराज़ हो गई। ठीक है, इसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो गई, और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया। क्या हो गया? अब देखिए, मैं आपको ऊपर बताई थी कि मैं प्रमुख जो हैं वो क्या बोलते हैं, लड़ाइयाँ हो गई, ठीक है, संधियाँ हो गई, जो भी है मतलब नेता हो गए, उस पर अंडरलाइन करूँगी। आपका प्रश्न बनता है कौन से सन में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए, वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन
कौन हारा था? नेपोलियन हारा था। और कब हुआ था? 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। जैसे हम बताए हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय नारा 3 था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आपको याद हो गया होगा, कई बार मैं रिपीट की हूँ इसको। और उसके बाद से ये याद रखिए, वाटरलूम का लड़ाई लड़ी गई थी, नेपोलियन हार गया था उसमें, नेपोलियन हार गया था। के बाद से जो चौथा पॉइंट है, वियना कांग्रेस। एनसीईआरटी में ये टॉपिक मिल जाएगा आपको बिना किसी देखिए, हम एनसीईआरटी बुक से पूरा सिलेबस लिए हुए हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी से ही पूछेगा, तो हम क्यों अदर बुक से इधर उधर से ढूंढे कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। एनसीईआरटी जो है वो ऑफिशियल बुक को लेके चलिए, जो एनसीईआरटी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए पूरा पूरा, आपके पूरे मार्क्स आएंगे इसमें। तो चौथा पॉइंट है, देखिए, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस 1815 नेपोलियन की हार के बाद, नेपोलियन, देखिए मैं क्या बताऊँ, नेपोलियन धीरे धीरे कब्जा करने लगा था। उसने बहुत सारी व्यवस्था भी की, लेकिन उसकी कमी क्या थी? जनता क्यों नाराज़ हुई उनसे? क्योंकि वो देशों पर कब्जा करने लगा था, जिससे जनता नाराज़ हो गई थी। वाटरलूम का युद्ध हुआ, वो हार गया। उसके बाद हार के बाद यूरोप के जो शासक थे, यानी कि वहाँ के जो राजा थे इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद उनका उद्देश्य क्या था? पुराने राजतंत्र, यानी कि जहाँ पे राजतंत्र का मतलब जहाँ पे राजा का शासन हो। ठीक है, किसका शासन हो? राजा का शासन हो। उसी लिए इसका राजतंत्र, यानी कि पुराने राजतंत्र, यानी कि पहले जो था वो राजतंत्र, वही राजा का शासन, वही जहाँ पे जनता निरंकुशता हो। ठीक है, वही पुराने राजतंत्र को फिर से स्थापित करना और राष्ट्रवाद को दबाना था। यानी कि राष्ट्रवाद में क्या बताइए, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, ठीक, उसी राष्ट्रवाद को दबाना था। और इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या निकला? राजाओं की सत्ता मजबूत हो गई। क्या हो गई? मजबूत हो गई। लेकिन लोगों ने स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की चाह और भी गहरी हो गई। ठीक है, और भी गहरी हो गई। चलिए, 1830 और 1848 की क्रांतियाँ, पांचवा पॉइंट है 1813 की क्रांति। देखिए, 1813 में क्या हुआ था? फ्रांस में फिर से जनता उठी। क्या हुई? फिर से जनता अवेयर हुई, जागरूक हुई और राजा को हटाकर नया शासन बनाया। क्या किया? राजा को हटाकर नया शासन, कि बोला कि राजा चलो, अब तुम्हारी बहुत ज़्यादा क्रूरता हो गई, बहुत ज़्यादा निरंकुशता हो गई, जनता वहाँ पे विद्रोह करने लगी। ठीक है, फिर फ्रांस में जनता उठी और राजा को हटाकर नया शासन बनाया, ताकि हमें नया संविधान चाहिए। ठीक, कौन सी क्रांति थी? 1830 की। यूनान में तुर्की साम्राज्य से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और 1832 में, यानी कि 1832 में स्वतंत्र हुआ था। 1832 में स्वतंत्र हुआ था, याद रखिएगा, 1832 में स्वतंत्र हुआ। उसके बाद से 1848 की जो क्रांति है, वो पूरे यूरोप में मजदूर, किसान और मध्य वर्ग उठ खड़े हुए। देखिए, कौन कौन से वर्ग थे इसमें? मजदूर, किसान और मध्य वर्ग, मिडिल वर्ग थे, उठ खड़े हुए। और मांगे क्या थी इनकी? जो ये जो यूरोप के जो मजदूर थे, किसान थे, मध्य, क्यों उठ खड़े हुए? किस लिए उठ खड़े? किस लिए? अपने राष्ट्रवाद के लिए, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अधिकार की मांग करने लगे, कि हमें भी अधिकार चाहिए, हमें भी अधिकार चाहिए। राजा की जो निरंकुशता है बहुत हो गई, हमें अब अधिकार चाहिए, हमारा लोकतंत्र चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन राजा और सेना ने इन आंदोलनों को दबा दिया। यानी कि राजा बहुत शक्तिशाली हुआ करता था उस समय, राजा। ठीक है, तो राजा को हटाने के लिए जन विद्रोह हुआ, यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई, पूरे यूरोप में हुआ। ठीक है, लेकिन राजा और सेना, वहाँ की जो सेना थी, राजा थे, इन आंदोलन को दबा दिया। क्या किया? दबा दिया, यानी कि अपने हाथ में ले लिया। फिर ये खत्म होने के बाद देखिए, अब छठवां जो पॉइंट है, जर्मनी का एकीकरण 1871। जैसे फ्रांस में क्रांति हुई, वहाँ के लोग अपना संविधान बनाए। कैसे बनाए? अपने क्रांति हुई, क्रांति में नारे दिए गए, बड़े बड़े नारे दिए, लोगों को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, लोगों को मोटिवेट किया गया कि हमें अपना संविधान चाहिए, आप नारे दीजिए। ठीक, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण, जैसे आपको मैं बताई कि पूरे यूरोप में फैल गया था, वैसे ही जर्मनी का जो एकीकरण हुआ 1871। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। यह प्रक्रिया 1864 से 1871 तक चली। इसमें प्रशा ने मुख्य भूमिका निभाई। कौन?
प्रशा, नाम याद रखिएगा इसका, प्रशा, ठीक है। प्रशा, प्रशा किससे रिलेटेड है? जर्मनी से। कौन? जर्मनी से, ठीक है। यहाँ पे जर्मनी से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। चलिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है वो देखते हैं। 1850 में वियना कांग्रेस के बाद, वियना कांग्रेस ऊपर में बताई हूँ आपको, ध्यान से भी। जर्मनी क्या था? 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। क्या था? 39, ये भी याद रखना है आपको। 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा था, यानी कि टुकड़े टुकड़े उसके थे, छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है। प्रमुख नेता कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क। कौन था? देखिए नेता आ गया ना यहाँ पे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रही हूँ, पूछता है, ठीक है। प्रसा का प्रधानमंत्री कौन था? प्रसा का प्रधानमंत्री था जिसे आयरन चांसलर कहा जाता था। किसे आयरन चांसलर कहा जाता था? प्रसा के प्रधानमंत्री ये कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। ऐसे भी शॉर्ट में पूछता है बिस्मार्क कौन था, ऐसे भी पूछता है एमसीक्यू में। किसमें पूछता है? एमसीक्यू में, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी ये पूछता है। उसने इस समय रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, माध्यम से एकीकरण चलाया था। जो जर्मनी था उसके एकीकरण में कौन सी नीति ने बिस्मार्क ने अपनाया था? ऐसे क्वेश्चन बनेगा, रक्त और लौह की नीति। याद रखिएगा किससे? रक्त एवं लौह की नीति। अभी ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि रक्त एवं लौह की नीति किससे संबंधित है, किस एकीकरण से संबंधित है, तो आपको ये बताना है कि ये किससे संबंधित है? जर्मनी से। और जर्मनी का कौन था? बिस्मार्क था। और बिस्मार्क कहाँ था? प्रशा का प्रधानमंत्री था जिसे आयरन चांसलर कहा जाता था। इसी ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इतना बताने के बाद तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। एकीकरण का प्रमुख जो लड़ाइयाँ हैं वो किस प्रकार थी, देखिए। पहला था डेनमार्क युद्ध 1864। प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर किसको हराया था? डेनमार्क को हराया था और 2 राज्यों पर कब्जा कर लिया था। कौन दोनों थे? ये दोनों और ये दोनों, प्लस करिए। और किसको हराया था? इसको माइनस करिए, ठीक है। प्रसा और ऑस्ट्रिया एक साथ थे और हराए किसको थे? डेनमार्क को। हराकर 2 राज्यों पर कब्जा कर लिए थे। कितने राज्यों पर? 2 राज्यों पर कब्जा किए थे इन्होंने, ठीक है। प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर डेनमार्क पर कब्जा किए और उसके बाद 2 राज्यों पर, डेनमार्क को हराया और 2 राज्यों पर कब्जा किए। डेनमार्क का युद्ध था। दूसरा था ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध, यानी प्रसा ने ऑस्ट्रिया को हराया और उत्तरी जर्मनी के राज्यों को अपने नेतृत्व में ले लिया। देख रहे हैं यहाँ पे प्रसा और ऑस्ट्रिया एक साथ हैं और यहाँ पे प्रसा ने ऑस्ट्रिया को हराया, ठीक। उसके बाद फ्रैंको प्रशा युद्ध 1870 to 1871। देखिए फ्रांस को हराकर दक्षिणी जर्मन राज्यों को भी प्रसा ने जोड़ लिया। क्या किया? प्रसा ने जोड़। प्रसा की बहुत बड़ी भूमिका, देखिए मैं आपको बोली थी प्रसा को याद रखिएगा, इससे संबंधित है, ठीक है। अब इसका एकीकरण की जो घोषणा है वो किस प्रकार हुई थी? 18 जनवरी 1871 को विल्हेम प्रथम, क्या नाम है? विल्हेम प्रथम ने जर्मन सम्राट घोषित किया गया। कौन था? देखिए, और किस सन में? 18 जनवरी 1871 को विल्हेम प्रथम, कौन थे? विल्हेम प्रथम जर्मन सम्राट घोषित किए गए और यह घोषणा फ्रांस के वर्साय महल में हॉल ऑफ मिरर्स में की गई थी। कहाँ की गई थी? जो जर्मनी का एकीकरण है, प्रथम जो जर्मन सम्राट थे वो कौन थे? एकीकरण की घोषणा के बाद से, और कब हुई थी? 18 जनवरी 1871 को विल्हेम प्रथम जर्मन सम्राट बने थे। घोषणा कहाँ हुई थी? फ्रांस के वर्साय में हुई थी और महल था हॉल ऑफ मिरर्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परिणाम क्या हुआ था इसका। जर्मन का जो एकीकरण हुआ था इसका रिजल्ट क्या निकला? जर्मन एक शक्तिशाली, जो जर्मनी है वो एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर यूरोप में उभरा। क्या? पहले फ्रांस का हुआ, देखिए पहले आप फ्रांस का पढ़े, ठीक। अब ये हो गया जर्मनी का। क्या हो गया? जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। एक नए जर्मन साम्राज्य
की स्थापना हुई और यूरोप का शक्ति संतुलन बदल गया और आगे चलकर यही स्थिति प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, 11th और 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला जो है कि किस प्रकार हुआ, कि आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि 11th और 12th में मतलब रिलेटेड होता है। एनसीईआरटी जो होता है वो रिलेटेड होता है, तो आपको अगर इधर का पता नहीं होगा तो 11th 12th में दिक्कत आएगा, इसीलिए अच्छे से पढ़िए, ठीक। क्या हुआ, जर्मन एक शक्तिशाली राष्ट्र बना, यूरोप में उभरा और नए जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद से यही चीज़ें जो है आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। उसके बाद है, चलिए अब हम लोग फ्रांस का पढ़ लिए हैं, फ्रांस का पढ़ लिए हैं और जर्मनी का पढ़ लिए हैं। अब इटली का पढ़ना है, ठीक है। किसका पढ़ना है, इटली का। इटली का एकीकरण 1871 में। इटली भी छोटे छोटे राज्यों में बटा था, इटली भी छोटे छोटे राज्यों में। इसके मुख्य नेता कौन थे, यूसेप्पी मेज़्ज़िनी। देखिए नाम कितना टफ है इसका, ठीक है। यंग इटली संगठन बनाया। अब क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में, यंग इटली संगठन किसने बनाया था, किस नेता ने बनाया था, यूसेप्पी मेज़्ज़िनी। मेज़्ज़िनी याद रखिए, मेज़्ज़िनी कौन थे, मेज़्ज़िनी किससे रिलेटेड है, यंग इटली से रिलेटेड है, यंग इटली संगठन से रिलेटेड है, ये यंग इटली संगठन से रिलेटेड है। अब उसके बाद से गौरीबाल्डी आते हैं, ये भी नाम याद रखिएगा। सैनिक नेता थे, इन्होंने दक्षिण इटली को आज़ाद किया था, ठीक। और कैवूर थे सार्डिनिया का प्रधानमंत्री, सार्डिनिया, कैवूर नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा। कूटनीति और समझौते से इटली को एक किया था, क्या, अपनी कूटनीति से, समझौते से इटली को एक किया था। प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, मेज़्ज़िनी हैं, गौरीबाल्डी हैं और कैवूर हैं, सार्डिनिया के प्रधानमंत्री, ठीक। 1871 में इटली का एकीकरण हुआ, कब हुआ था, 1871 में। और विक्टर इमैनुअल द्वितीय राजा बने थे। कौन राजा बना था, विक्टर इमैनुअल द्वितीय राजा बने। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, फ्रांस का पढ़े थे, फ्रांस का पढ़े, उसके बाद से जर्मनी का पढ़े, ठीक। और अभी इटली का हम पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं, इटली का, इटली का एकीकरण, ठीक। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक टॉपिक में बहुत ही शॉर्ट में आपको बताई हूँ, बहुत ही कम टाइम में इसको बता रही हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो, ठीक है दोस्तों। अब बाल्कन क्षेत्र और राष्ट्रवाद, बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये भी याद रखिएगा, 8वां पॉइंट है ये। बाल्कन क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी यूरोप, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस आदि में अलग अलग जातियां रहती हैं, यानी कि यहाँ पे जो जातियां हैं बाल्कन क्षेत्र में बहुत अलग अलग तरह की जातियां थी। वे तुर्की ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र होना चाहती थी, यानी कि ये इसके अंडर में थी, यानी कि ये स्वतंत्रता चाहती थी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहती थी। यहाँ राष्ट्रवाद बहुत तीव्र था, राष्ट्रवाद की भावना तीव्र थी। शुरू में ही आपको बताया है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक। अभी आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि तुर्की है ऑटोमन स्वतंत्र होना चाहता था तुर्की ऑटोमन साम्राज्य से, ठीक है। तो ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र होना चाहता था और यहाँ राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही ज़्यादा तीव्र थी और यही कारण था कि आगे चल के 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा गया था, ठीक है, 1914 में। ये टॉपिक को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 11th में आप जब जाएंगे तो इसी को कोरिलेट करके वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगर आपको बाल्कन क्षेत्र नहीं पता होगा कि कौन कौन सा है बाल्कन क्षेत्र, कब हुआ, कैसे हुआ, तो आप कैसे ये कर पाएंगे, 1940 का प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, बाल्कन क्षेत्र आएगा नाम उसमें, तो इसीलिए आप याद रखिएगा इसको, ठीक। 9वां पॉइंट है राष्ट्रवाद का असर, राष्ट्रवाद का असर। यूरोप के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हुए, यूरोप के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हुए, जैसे फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ। किस लिए हुआ, एकीकरण के लिए हुआ, राष्ट्रवाद की मांग कर रहे थे वो लोग। कई नए राष्ट्र बने, जैसे देखिए जर्मनी, इटली और ग्रीस आदि। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचार मजबूत हुए, क्या हुए, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के जो विचार है वो मजबूत हुए हैं, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना आई, राष्ट्रवाद की भावना आई जिससे लोकतंत्र और स्वतंत्रता का विचार मजबूत हुआ। अंततः राष्ट्रवाद ने यूरोप और दुनिया की राजनीति को बदल दिया, यानी कि जो राष्ट्रवाद ने, यानी कि
अपने देश के प्रति जो प्रेम है वो पूरे यूरोप और दुनिया की राजनीति को बदल दिया। ठीक, कैसे कैसे फ्रांस ने एकीकरण किया, उसके बाद से कैसे जर्मनी ने किया, कैसे इटली ने किया, ये सारी चीज़ें जो राष्ट्रवाद की भावना है पूरी दुनिया की राजनीति को बदल दिया गया, बदल दिया। देखिए, चलिए अब ये जो पूरा मैं शुरू से अभी तक बताई हूँ, इसका जो सरल शब्द में अगर हम बोले, ठीक है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या है, कैसे है, छोटे अगर शब्दों में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपी बोर्ड में अगर छोटे शब्दों में पूछा जाएगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको लिखना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब था लोग अपनी भाषा, यानी कि जो उनकी भाषा थी, उनकी संस्कृति था, कल्चर था, उनका लैंग्वेज था, उनका जो इतिहास था, हिस्ट्री था, और स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते थे। जो राष्ट्रवाद, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का मतलब था, यानी कि इसी के लिए पूरी क्रांति हुई। ठीक है, पूरी क्रांति हुई कि नहीं, हमें अपना राष्ट्र चाहिए, हमें अपना संविधान चाहिए। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का मतलब आया था वो था अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते थे। यह आंदोलन फ्रांस से शुरू हुआ था। देखिए, सबसे पहले हम फ्रांस का आपको बताएं। ठीक, उसके बाद क्या आया, जर्मनी आया। जर्मनी का पूरा टोटल बताएं, उसके प्रमुख नेता कौन थे, उसमें कौन कौन से देश महत्वपूर्ण थे। फिर इटली का बताएं, इटली का एकीकरण पूरा अच्छे से आपको बताएं, पूरा डीप में बताएं कि वहाँ कौन कौन से नेता थे। ठीक, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यूनान, सर्बिया और बाल्कन देशों के बारे में भी बताएं कि ये कैसे स्वतंत्र हुए थे, कैसे ये राष्ट्रवाद की भावना चाहते थे, राष्ट्र अपना संविधान चाहते थे। इससे पूरे यूरोप में राजनीति बदल दी गई, यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी पूरे यूरोप में बदल दी गई और आगे जाकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण, और यानी कि रास्ता खोला, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। धीरे धीरे चल के, ये लंबा प्रोसेस है, आप 11th में हो सकता है पढ़ेंगे इसको। ठीक, कि कैसे इसका युद्ध हुआ। दोस्तों, यहाँ तक आपको मैं बताई हूँ, और ध्यान से सुनिए कि जो NCERT में दिया गया है, यानी NCERT के जो बुक है बहुत ज़्यादा लंबी है ये चैप्टर, तो एक दिन में ये कवर नहीं हो सकता, लेकिन जितना कोशिश हुआ है मैं पूरा अच्छे से आपको टॉपिक बताई हूँ। इसका पूरा अच्छे से जो टॉपिक है, इसका पूरा अच्छे से टॉपिक बताए हैं, कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बताए हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसको बताए हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे फ्रांस का हुआ, एकीकरण हुआ था, उसके बाद से जर्मनी का हुआ, इटली का कैसे हुआ, टू द पॉइंट बताए हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अब चैप्टर आपको मैं समझा दी हूँ, और उसके बाद से मैं आपको क्या कराऊंगी, MCQ कराऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि NCERT प्लस करूँगी इसमें, NCERT को भी उठाऊंगी। NCERT है इसका, NCERT में जो भी NCERT से जो भी चैप्टर मैं उसको पढ़ूंगी, उसके बाद से जितना संभावित क्वेश्चन हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद से जो भी MCQ है वो आपको मैं कराऊंगी। उसके बाद से पहला पार्ट जो रहेगा उसमें 30+ क्वेश्चन होंगे विथ NCERT। ठीक है, NCERT को जोड़ के 30+ क्वेश्चन होंगे। उसके बाद से हम सेकंड पार्ट इसका लाएंगे। सेकंड पार्ट में पूरा MCQ होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद से कहीं से भी MCQ आपका छूटेगा नहीं, यूपी बोर्ड में अगर आएगा तो। पार्ट 1 करके लाएंगे, ठीक है, पार्ट 1, और उसके बाद से पार्ट 2 करके लाएंगे, MCQ लाके आएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पूरा चैप्टर मैं आपको बताऊंगी। पहले इतिहास हो गया, इतिहास को बताएंगे, उसके बाद से भूगोल को बताएंगे, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र को बताएंगे, फिर अर्थशास्त्र को बताएंगे। पूरा इसका सारांश छोटे शब्दों में, यानी कि जितना संक्षेप में हो सकता है बिना टाइम वेस्ट किए उतना अच्छे से आपको बताएंगे। और दोस्तों, आपको एक बात जानकारी दे दूं कि 19 मिनट का मेरा एक वीडियो है, ठीक है, वो है SST से रिलेटेड है। इसमें 19 मिनट में ये मैं बताई हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और कितने नंबर से क्या आता है। जैसे हिस्ट्री का मैं बताई हूँ 20 नंबर, ठीक है। उसके बाद से जो जियोग्राफी यानी कि भूगोल है, भूगोल से 20 नंबर, ऐसे सारा मैं बताई हूँ। 19 मिनट का वीडियो है, आप जाके वहाँ पे देखिए कि कैसे कौन सा टॉपिक है। सिलेबस नहीं कंप्लीट है आपका
तो वहाँ से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, पूरा A to Z मैं बताई हूँ वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं MCQ में। ठीक है, जैसे आपको बताया है पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद से है, NCERT भी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, MCQ की वीडियो में, उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।